मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट का। राइट, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था और आज हम अपनी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड यूनिट में मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड यूनिट है इसमें आपको फाइलम प्रोटोजोआ, हमने 5 प्रोटोफाइलम के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे लास्ट क्लासेस के अंदर। फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीरेंटोटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज और निमेटोडा, यानी कि निमेटोडा का दूसरा नाम था एस्केलहेल्मिन्थीज। 5 हमने पीछे ग्रुप किए थे, फाइलम्स किए थे, संघ किए थे, उनके जनरल कैरेक्टर देखे थे। अब हम उन पांचों के एक दो एग्जाम्पल लेकर उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो इस सेकंड यूनिट के अंदर हम सबसे पहले प्रोटोजोआ जो हमारा फाइलम है, संघ है, उसका पहला जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, आज उसकी स्टडी करेंगे। यूग्लिना के बाद पैरामीशियम, ये दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल हम प्रोटोजोआ फाइलम के जीवों का देखेंगे। तो देखो, कैरेक्टर्स तो आपको याद है कि आप प्रोटोजोआ में आने वाले जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वो हमें सभी याद है। और धीरे धीरे हम इनकी अब हम डिटेल डिस्कस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूग्लिना के बारे में। तो आज जो हम यूग्लिना की जो स्पीशीज़ है उसका नाम है यूग्लिना विरिडेस। क्या है यूग्लिना विरिडेस? ये इसका क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना है जो आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक, तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकोमोटरी फ्लैजेलम, ये जो आपको दिख रहा है एक धागा सा, इसे कहते हैं फ्लैजेलम, कशाब। ठीक, इसे कहते हैं लोकोमोटरी फ्लैजेलम। क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी। लोकोमोटरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसको चलने में, आगे पीछे पानी के अंदर तैरने में हेल्प कर रहा है, इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लोकोमोटरी फ्लैजेलम। उसके बाद ये अंदर आपको एक छोटी सी इसे फ्लास्क, जो फ्लास्क की आकृति का जो दिख रहा है ना, जैसे मटके की तरह बीच में ये डिज़ाइन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसकी इस गर्दन को क्या बोलते हैं? साइटोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोफेरिंग्स। इस जो बीच में ये जो घड़े की आकृति की ये जो गर्दन है, इसमें गर्दन को क्या बोलते हैं? साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स के अंदर एक छोटा सा आप दिख रहे हो फ्लैजेलम लगा, इसे कहते हैं शॉर्ट फ्लैजेलम। ये तो बड़ा वाला, ये यहाँ से निकला हुआ बड़ा वाला, ये बड़ा वाला फ्लैजेलम, इसे कहते हैं लोकोमोटरी। और जो छोटा वाला उसे कहते हैं शॉर्ट फ्लैजेलम। और दोनों के बेस पर देखो, यहाँ पर छोटी सी एक आप देख रहे हो, छोटी छोटी सी डार्क कलर की आपको दिख रही है, एक बेस पे एक नोड दिखाई दे रही है ना, एक छोटी सी क्या कह सकते हो आप इसको, एक बिंदी से दिखाई दे रही है, एक ये ब्लैक सी, एक ये ब्लैक, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैजेलम बॉडीज या ग्रेनुल्स। क्या बोलते हो? सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी ये फ्लैजेलम बॉडी, यहीं से इनका क्या होती है? ग्रोथ स्टार्ट होती है। राइट, उसके बाद रिजर्वायर, नीचे जो मटके वाली आकृति है, ऊपर जो मटके की जो गर्दन थी उसे तो कह रहे थे साइटोफेरिंग्स, नीचे जो मटके का बेस है उसे कहेंगे रिजर्वायर। रिजर्वायर का अर्थ होता है जिसमें कोई चीज़ को आप इकट्ठा कर सको, है ना। उसके बाद है ये आप यहाँ पे देख रहे हो गोल सी आकृति, इसका नाम होता है लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका नाम क्या है? लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये संकुचन धानी है, ठीक है। इसका काम होता है शरीर की एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करके इसमें फेंक देना, इस जो ये जो आपकी साइटोफेरिंग्स है उसके अंदर। उसके बाद एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके साथ ही इसकी सहायक संकुचन धानी है। एक तो ये बड़ी वाली है, मतलब अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं, ये इस तरीके से थी, और यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे, है ना। एक तो ये बड़ा फ्लैजेलम निकल गया बाहर की तरफ इसी से, और एक छोटा सा निकला है, और इसके बगल में एक संकुचन धानी है, इस तरीके से देख रहे हो। तो ये जो बड़ी वाली, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये छोटी 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 उसके ऊपर लगी हुई है, इसे कहते हैं असेसरी, सहायक संकुचन धानी। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है? मेस्टिगोनीम्स। मेस्टिगोनीम्स होते हैं जो कशाब के ऊपर छोटे छोटे सिलिया लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं मेस्टिगोनीम्स। ठीक है ना। ये इनका काम क्या होता है? वाइब्रेशन का। इनकी वाइब्रेशन से ही ये पूरा कशाब हिलने शुरू करता है, स्टार्ट करता है। उसके बाद आता है राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट क्या है? राइजोप्लास्ट होता है ये जो आपको देख रहे हैं ना, मैंने डॉट 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 किया हुआ है, इस न्यूक्लियस का डायरेक्ट कनेक्शन है
इस ब्लीफेरोप्लास्ट के साथ, इसे कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ये जो बिंदी है ना दो डार्क, इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है किसके साथ है, इस न्यूक्लियस के साथ, ठीक। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसके अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर जो केंद्रिका द्रव्य भरा हुआ है। फिर क्रोमोसोम्स भरे पड़े हैं। उसके बाद ये केंद्रिका झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस कौन सा रीजन होता है, जो बीच में होता है, जो आपको डार्क डार्क धब्बा दिखाई देता है न्यूक्लियस का, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस। उसके बाद जो सेंटर में जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। किनारे वाले को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। बाह्य कोशिका द्रव्य और अंतः जीव द्रव्य ना, बाह्य और अंतः। तो अब जो बाहर की तरफ होगा वो थोड़ा पतला होगा, इसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। जो अंदर वाला वो ज़्यादा गाढ़ा है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। उसके बाद एंडोसोम। एंडोसोम क्या है, जो आप ये तिरछी वाली जो लाइन देख रहे हो, ये क्या है, एंडोसोम। उसके बाद मायोनीम्स। मायोनीम्स क्या है, सॉरी, एंडोसोम क्या है, ये जो बीच में आपको जिससे इसकी अटैचमेंट हो रही है, ये जो धागा जो आ रहा है, ये जो मैंने डैश डैश लगाया है, इस धागे को हमने क्या नाम दिया था, इस धागे को हम कह रहे थे राइजोप्लास्ट। लेकिन जिसकी हेल्प से ये अंदर जाके न्यूक्लियस से मिलता है, उसे कहते हैं एंडोसोम। क्या बोलते हैं, एंडोसोम। उसके बाद आ गई मायोनीम्स। मायोनीम्स क्या की, ये जो फेटी वाली जो लाइनें हैं, है ना, एक तो खड़ी वाली तो ये वाली थी जिसे राइजोप्लास्ट बोल रहे थे, और जो ये तिरछी वाली जो लाइनें हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, मायोनीम्स। उसके बाद बाहर वाली कवरिंग को क्या बोल रहे हो, पेलिकल। उसके बाद बीच में क्या होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो बड़े बड़े दिख रही है ना आकृति आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी हेल्प से ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना सकती है, फूड बना सकती है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो बनाए हैं मैंने, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना आपको, ये इस तरीके, ये इसकी क्या, क्लोरोप्लास्ट, राइट। उसके बाद पैरामाइलम बॉडी और ग्रैनुल्स। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहे हो, ये धानियाँ सी दिख रही है आपको गोल गोल गोल, इसका नाम है पैरामाइलम बॉडीज़ और ग्रैनुल्स। और ये जो क्या ब्लीफेरोप्लास्ट बॉडीज़ हैं, ये छोटी छोटी जो घुंटियाँ से है, इसी घुंटियों से इसकी ये निकलते शुरू होते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टिग्मा लगा होता है। ये जो आपकी ये जो रिजर्वायर है उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिग्मा लगा होता है, ठीक। और ये क्या, पैराफ्लैजुलर बॉडी। ये जो घुंटियाँ सी हैं, इनका नाम क्या है, पैराफ्लैजुलर बॉडी। क्या नाम है, पैराफ्लैजुलर बॉडी। ये जो जिनसे ये उगना शुरू करते हैं, जिनसे ये ओरिजिनेट होते हैं, कौन, ये फ्लैजिला, छोटे वाले और बड़े वाले, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं उनका नाम है पैराफ्लैजुलर बॉडी। उसके अलावा ये जो गर्त दिखाई दे रही है, जो खांच दिखाई दे रही है, उसका नाम होता है साइटोस्टोम। इसका नाम होता है साइटोस्टोम। मतलब कोई फूड प्रोडक्ट होता है, वो पानी में जो भोजन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसको बाद में फिर ये अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, डायग्राम समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। सिस्टमेटिक पोजीशन का दूसरा नाम होता है क्लासिफिकेशन। अब हम इसको वर्गीकृत करते हैं, किसको, यूग्लिना को। हमने पैसे क्लासिफिकेशन देख ली थी पीछे, पूरा प्रोटोजोआ को हमने पूरा क्लासीफाई किया है, ठीक है। उसी में से निकल कर आई है इसकी फाइलम। अगर हम बात करें तो यूग्लिना किस फाइलम में आती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन आएंगे, सारे के सारे यूनिसेलर, जो एक कोश की हैं। तो अभी आपको पता है यूग्लिना एक कोश की है। उसके बाद वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, यानी कि उसका प्रॉपर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इसके पास एक न्यूक्लियस है। उसके बाद सब फाइलम्स का कौन सा है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, हमने पढ़ा था। तो प्रोटोजोआ का आपको पता था, सार्कोमेस्टिगोफोरा एक सब फाइलम होता है। एक सार्कोमेस्टिगोफोरा था, दूसरा सिलियोपोरा था, नीडोस्पोरा था, है ना। तो इस तरीके से इसका कौन सा सब फाइलम यूग्लिना का, सार्कोमेस्टिगोफोरा। सुपर क्लास कौन सी है, मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा में आने वाले जीवों के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होता है। तो इसमें भी आपको देखो यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन यानी कि चलने में हेल्प करवाता है। क्लास इसकी है फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटो वर्ड क्यों, जहाँ पर प्लांट के करेक्टर हो थोड़े बहुत। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर इसमें प्रेजेंट होता है, आपको पता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर हमारा क्या था, उपस्थित है। उसके बाद ऑर्डर कौन सा इसका, यूग्लिनिडा। कौन सा है ऑर्डर इसका, यूग्लिनिडा, EUGLENIDA। इससे क्या होता है, इसमें क्या, क्लोरोप्लास्ट लंबे समय तक प्रकाश की अनुपस्थिति में लुप्त हो जाते हैं। तो ऑर्डर जो यूग्लिनिडा का क्या विशेषता है कि वैसे तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं मिल रही तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं बॉडी से, लेकिन जैसे लाइट मिलेगी तो दोबारा से वो क्लोरोप्लास्ट वापस आ जाते हैं। और जीनस इसकी है यूग्लिना, और स्पीशीज कौन सी है, विरिडिस। हम यूग्लिना की कौन सी स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं, विरिडिस। तो पूरा नाम क्या हुआ, यूग्लिना विरिडिस। हमेशा याद रखना, जब भी आप एक चीज़ को याद रखना, जब भी आप कभी फाइल बनाओ, फाइल के अंदर जब भी आप किसी
जंतु का नाम लिखते हो, जोलॉजिकल नेम लिखते हो या बोटेनिकल नेम लिखते हो, जैसे मैंने हमारे पास ये नाम लिखा हुआ है यूग्लिना, जैसे मैं अगर मैं इसको नाम लिखूं तो इसका नाम होगा यूग्लिना विरिडेस। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप नाम लिखो तो इसको ऐसे अंडरलाइन करो। ये लाइन कभी भी यहाँ से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बीच में स्पेस दिया ना लाइन के बीच में, बस ये लाइन इधर तक आएगी, एक ये एक इधर लाइन आएगी और दूसरी लाइन इधर आएगी। समझ आ रही बात। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो पहला वर्ड है, ये होता है जीनस का, और जो दूसरा वर्ड होता है वो किसका होता है, स्पीशीज़ का। ठीक है, तो जो यूग्लिना जो शब्द है उसका जो ई वर्ड है वो हमेशा आपने बड़ा लिखना है कैपिटल में, और जो स्पीशीज़ का जो वी वर्ड दिख रहा है विरिडिस का वी, वो हमेशा छोटा स्मॉल लेटर में आएगा। ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, और ये नीचे इसमें लाइन लगाना आप। ठीक है, ऐसे, और इस लाइन को कोई जोड़ना नहीं है आपस में। समझ आई बात। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके हैबिट्स और हैबिटेट की। राइट, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका स्वभाव और इसका आवास क्या है। ये इसका मतलब स्वभाव, मतलब इसका क्या स्वभाव है जीव का, और इसका आवास ये कहाँ किस जगह पर रहता है। हैबिट्स और हैबिटेट, हैबिट्स का मतलब स्वभाव और हैबिटेट का मतलब ये किस जगह पर मिलता है। तो एक्वाटिक एनिमल है पहली बात, तो जलीय जीव है, वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में हर जगह मिलेगा। सोलेटरी ये स्थानबद्ध हो सकता है, या फ्री लिविंग या स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ तैरने वाला भी मिल सकता है। ये फ्रेश वाटर में फ्लैजिएट होता है, मतलब फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको। ये फ्रेश वाटर पॉन्ड, पूल, डिचेस, जो आपके फ्रेश वाटर के जो तालाब होते हैं, है ना, पूल्स होते हैं आपके, और डिचेस होती हैं जो छोटे छोटे, जो सब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, गाँव में जो छोटे छोटे पानी की जो बने होते हैं, जहाँ पर हम अपनी गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं ना, वहाँ पर ये हो सकते हैं। एंड स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स, जो धीरे धीरे पानी जो जहाँ पर पानी बह रहा हो, झरने झरने, उनमें मिल सकते हैं। ये क्या काफ़ी कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्पीशीज़ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना कॉर्टिना, ये एक अलग स्पीशीज़ है, इसमें क्या है, और यूग्लिना एकस में ये नेगेटिव एब्सेंट होंगे। मतलब ज़्यादातर स्पीशीज़ में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, वर्णक मिलेगा, लेकिन दो स्पीशीज़ हैं, एक है यूग्लिना कॉर्टिना और दूसरी है एक्कस, यूग्लिना एक्कस, ACUS, इसमें ये एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये फ्लैजेला की सहायता से गमन करते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के कारण ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो ये फ्लैजेला जो उसके अंदर जो कशाब मिल रहा है उसकी हेल्प से ये गमन करेंगे, चलना फिरना, पानी में तैरेंगे, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगले बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। पहले यह आ गया इसका शेप एंड साइज़। तो पहले हम शेप की बात कर लें इसके, और आकार की, है ना, रूप और आकार की बात कर ले, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ेगा हमें। तरकू की तरह लंबा होता है, बॉडी में इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होते हैं। लेंथ में ये 25 से 500 माइक्रोन ही हो सकता है। तो कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको जो आपका लैब के अंदर आप माइक्रोस्कोप देखते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से ही आप इसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, इसका जो शेप है वो तरकू की तरह है, मतलब तरकू मतलब शंकु आकार होता है और लंबा है। बॉडी में अग्र और पश्च दो सिरे होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर दो साइड्स होती हैं। आपने देखा ना पोस्टीरियर, ये इसका इंटीरियर साइड है, अग्र सिरा है, और ये पिछला इसका पोस्टीरियर साइड है, यानी पश्च सिरा है। ठीक, और इसकी जो आपको लंबाई है वो 25 से 500 माइक्रोन हो सकती है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं, कहते हैं ये कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, सिलेंड्रिकल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। पहली बात तो ये कैसा है, स्पिंडल यानी सर्पिलाकार है, और बेलनाकार है, और माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत सूक्ष्म छोटा सा है। बॉडी के एक एंड में फ्लैजिला है, ये सिरा इंटीरियर एंड कहलाता है। तो जिस बॉडी के जिस साइड पर फ्लैजिला लगा होता है, कशाव लगा होता है, उसे इंटीरियर एंड यानी अग्र सिरा कहते हैं। ये ब्लंट होता है। तो जो जिस सिरे पर आपको कशाब मिलेगा, फ्लैजम मिलेगा, वो कैसा होगा, ब्लंट। ब्लंट का मतलब नुकीला नहीं होता वो। देखो ये देखो आप, इसमें नुकीला कौन सा दिख रहा है आपको, नॉर्मल सी बात है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो नुकीला है, आगे वाला कैसा है, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है खुरदुरा, मतलब खुरदुरा कहने का मतलब कि वो पैना नहीं होगा। उसके बाद ये गति के समय आगे की तरह इस तरह नुकीला यानी पोस्टीरियर एंड पे इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो कहता है कि
बॉडी के एक एंड में क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और ये सिरा कैसा है, इंटीरियर एंड है, और ये ब्लंट होता है। तथा गति के समय जब ये क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, तब तो उसने क्या बोला कि जो उसका ब्लंट जो सिरा है, यानी कि जो इंटीरियर एंड है, जब ये क्या करेगा, गति करेगा, गमन करेगा, तो वो वाला साइड हमेशा गति की तरफ होगा। मतलब जैसे वो जिस साइड को चल रहा है, उस साइड को, उसका मुंह को किस कौन सा वाला जो इंटीरियर एंड है वो आगे रहेगा, और दूसरा जो उसका एंड है उसे कहते हैं पोस्टीरियर, यानी वो कैसा होता है, नुकीला होता है। पीछे वाला हिस्सा कैसा है, पोस्टीरियर है, नुकीला है। इसमें निम्नलिखित क्या मिल जाती है हमें, कुछ हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। पहला है पेलिकल, या जिसे आप पेरीप्लास्ट भी कह सकते हो, PERIPL। तो उसने क्या बोला कि पहला, दूसरा हमारे पास पेलिकल और पेरीप्लास्ट, PERIPLAST। तो ये जो क्या कवरिंग है, यूग्लिना को चारों ओर से एक दृढ़ आवरण द्वारा इसे कवर किया होता है। बॉडी पतली स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल से घिरी रहती है, ये पेलिकल कहलाती है, और यूग्लिना को आकार प्रदान करती है। तो जो पेलिकल है वो पूरी यूग्लिना को कवर करती है, और कैसी होती है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, ये लचीलापन इसको प्रदान करती है, और बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। दूसरा देखते हैं ऑर्गेनील्स ऑफ द इंटीरियर एंड। आगे वाले हिस्से में पाए जाने वाले सारे के सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीरियर एंड यानी जो अग्र सिरे में जो ऑर्गेनील्स यानी जो कोशिकांग मिलते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तथा इंटीरियर एंड ब्लंट होता है, तो आपको पता लग ही गया कि जो उसका आगे वाला अग्र सिरा है वो कैसा ब्लंट है, और कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। इसमें खांच गर्त पाई जाती है, जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। तो मैंने आपको बताई दिया पहले डायग्राम के अंदर, जो गर्त थी, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर, ये देखो ये गर्त है, इस गर्त को हम क्या बोल रहे थे, साइटोस्टोम। आगे देखते हैं, तो जो साइटोसोम कहलाती है, कोशिका का मुख साइटोफेरिंक्स और गलट से रिजर्वायर और रिसेस में खुलता है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम देखो इसकी कर रहे हैं। मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इस तरीके से। तो अब हम बात करें ये, तो वो कह रहा है कि इंटीरियर एंड ब्लंट होता है। अब आपको पता है ये आगे सिरा है तो कैसा ब्लंट है, मतलब नुकीला नहीं है, चाकू की तरह पैना नहीं है। दूसरा फ्लास्क शेप होता है, तो देखो ये फ्लास्क शेप तरह है। इसमें खांच पाई जाती है, ये खांच है आपकी, ये खांच पूरी खांच को कह रहा है, ये खांच है जो साइटोस्टोम कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्टोम, ठीक है। और कोशिका का मुख साइटोफेरिंक्स और गलट से रिजर्वायर। अब ये जो गर्दन है इसे हम कहते हैं साइटोफेरिंक्स, क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स या गलट। और वो ऊपर वाला ये जो गर्दन है इसे तो कह रहे हो साइटोफेरिंक्स, और जो नीचे वाला जो बेस है उसे कहते हैं आप रिजर्वायर या रिसेस भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो कोशिका का जो मुख है साइटोफेरिंक्स और गलट से रिजर्वायर, यानी इस रिजर्वायर का मतलब होता है जैसे पानी के डैम होते हैं ना, आप अपने गाँव में देखते हो, अपने खेतों के बीच में आपने पानी को इकट्ठा किया होता है एक डैम बना के, है ना। तो वो रिजर्वायर होता है एक्चुअल में। रिजर्वायर का मतलब होता है जो आदमी के द्वारा, प्रकृति नहीं बना रही उसको, वो नेचुरल नहीं बना है, उसको मनुष्यों ने बनाया है ना। तो वो रिजर्वायर आपने खुद बनाया ताकि पानी, तो वो रिजर्वायर होता है, पानी का रिजर्वायर। तो वैसे इसने भी अपने अंदर एक रिजर्वायर, ये मटके की तरह जो बेस है उसे कहते हैं रिजर्वायर या रिसेस। रिजर्वायर के बेस से फ्लैजेला निकलते हैं। अब ये जो उसका यहाँ जो ऐसे दो ब्लैक डॉट होते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखे भी थे, यहाँ से फ्लैजेला निकलता है। एक तो लंबा वाला फ्लैजेला निकलता है, एक छोटा सा निकलता है। तो रिजर्वायर के बेस पे फ्लैजेला निकलते हैं। फ्लैजेला का सिरा जहाँ से बॉडी से अटैच होते हैं फूला हुआ प्रतीत होता है, इसे हम ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैनुल कहते हैं। तो इनकी जो नीचे वाली जो हिस्सा होता है, यहाँ ये जो इतना इतना हिस्सा होता है ना, ये वाला ये फूला हुआ होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैनुल। बेसल ग्रैनुल GRANULE। लोकोमोशन में हेल्प करता है, सीधी बात है। फ्लैजिला के डिस्टल पार्ट में मेस्टिगोनीम पाए जाते हैं। मेस्टिगोनीम क्या होते हैं, जो उसके छोटे छोटे बाल मिलते हैं, मैंने अभी बताया था इसके ऊपर, तो उसे कहते हैं मेस्टिगोनीम, ठीक। और इनकी जो मतलब अरेंजमेंट है वो होती है स्टाइकोनिमेटिक टाइप।
तो जो इनकी अरेंजमेंट है वो कैसी है, स्टाइकोनिमेटिक टाइप है। ये फोटोसेंसिटिव पार्ट है। अब ये देखो स्टाइको यहाँ लिखा हुआ मैंने, दो तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है, एक होती है स्टाइकोनिमेटिक, दूसरी होती है पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। स्टाइकोनिमेटिक का मतलब सिंगल रो, जिसके ऊपर आपको अभी मैंने बताया कि इसके जो फ्लैजिला है ऐसा, उसके ऊपर आपको एक ही सिंगल वो लगे होते हैं पंक्ति में, ऐसा नहीं कि इधर भी लगे हो, ऐसा नहीं है, एक ही साइड लगे। तो ये जो अरेंजमेंट होती है उसे कहते हैं स्टाइकोनिमेटिक टाइप, राइट। और ये कैसे होते हैं, फोटो सेंसिटिव पार्ट है, मतलब ये जो है ये भी फोटो सेंसिटिव पार्ट है, मतलब ये लाइट को पकड़ता है, जिस तरफ लाइट होगी उस तरफ को उसको ले चलेगा पैरामीशियम को, ठीक। और कहते हैं पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला का मतलब होता है जहाँ पर आपको दो पंक्तियाँ मिले, दो लाइंस मिले इस मेस्टिगोनीम की। ये मेस्टिगोनीम है, ये छोटे छोटे जो बाल दिख रही है क्या है, मेस्टिगोनीम। इतनी बात क्लियर होगी। आगे अब यहाँ पर हमने कटिंग काट के दिखाई हुई है, मतलब जो मेरा फ्लैजिला है, ये जो आप ये मान लो कि जैसे ये फ्लैजिला आया, ये जो फ्लैजिला आया ऐसा, ये फ्लैजिला है। अब इसकी मैं कटिंग काट रहा हूँ, यहाँ से मैंने कट किया इसको, ये जो दिख रहा है ये कटिंग है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको कट में, गोल कट के काट दिया मैंने, इस तरीके से कटा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको अंदर की चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या दिख रहा है, बाहर एक कवरिंग है, इसको जिसे कहते हैं आउटर शीट, बाहर वाली कवरिंग। उसके बाद अंदर आप देख रहे हो कि आपको इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये फ्लैजिला जो है एक पिलर की तरह है। जैसे आपने घर में देखा होगा ना, पिलर होता है, खंभा होता है, खंभे के अंदर हमने सरिये डाले होते हैं ताकि उस खंभे को मजबूती मिले और उसको फिर कंक्रीट से भर देते हैं। वैसे ही इसके अंदर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हो ना आप, ये क्या है एक्चुअल में, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ डायग्राम बना के। अब मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि मैंने एक फ्लैजिलम लिया, ये मेरे पास फ्लैजिलम, इसकी मैं कटिंग काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कटिंग काट के दिखा दिया आपको, और इसके बीच में आपको इस तरीके से 9+2 की अरेंजमेंट मिलेगी। आप ये मान लो कि ये सरिये हैं बीच में, 1 2 3 4 5, मैंने बनाया नहीं, पर ये टोटल कितने हैं, 9, किनारे वाले होते हैं 9, ठीक है। और बीच में होते हैं 2, बीच में होते हैं 2, और ऐसे कवरिंग होती है इनके ऊपर। 9+2 यानी कि टोटल कितने हो गए, 11। आप ये मान लो बीच में 11 सरिये होते हैं, लेकिन एक इनकी विशेषता है कि जो 9 जो किनारे वाले हैं वो जोड़ी में है, जोड़ीदार है, 2 2 लगे ना, 2 2 है, जोड़ीदार है। लेकिन जो सेंटर वाले हैं उसमें एक ये है और एक ये है, अलग अलग है, मतलब ये सिंगल है, और बाहर वाले कैसे जोड़ीदार है। समझ आ रही बात। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है, 9+2 की अरेंजमेंट है, और आंसर कितना आया, 11। मतलब हमारे पास 9+2, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, ये जो ये आर्म्स है, इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे आर्म्स भी निकली होंगी ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने बात कर ली, बाहर वाली शीट क्या थी, आउटर शीट। उसके बाद सब फाइबर्स, ये सेंट्रल फाइबर है, ये किनारे वाले फाइबर्स है। जो किनारे वाले फाइबर्स है वो जोड़ीदार है, जोड़े में पेयर में, लेकिन अंदर वाले सेंटर फाइबर सिंगल है, और इनको कवर किया है इनर शीट ने, ठीक। बात समझ आ गई। तो ये आउटर शीट है। तो इस तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है फ्लैजिलम की। बात समझ आई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि इसकी अरेंजमेंट कौन सी है, 9+2। किनारे पर आपको जो मिलेंगे वो कितने हैं, 9 है, 9 फाइबर मिलेंगे, और बीच में मिलेंगे 2, लेकिन दोनों वो सिंगल सिंगल है, 1 2, बाकी ये बाहर वाले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 9+2 की अरेंजमेंट है, राइट। तो किनारे पर 9 और बीच में 2 मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो कहते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में 9 पेरिफेरल वो 2 सेंट्रल फाइबर्स मिलते हैं। पेरिफेरल का मतलब था किनारे पर, तो 9 आपको किनारे पर मिलेंगे, और 2 कहाँ पर मिलेंगे, केंद्रीय जगह पर मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फाइबर। प्रोटिस्टा में 9+2 व्यवस्था में कशाब व्यवस्थित प्रदर्शित करते हैं। ये बैक्टीरिया से डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर सिंगल सेंट्रल कवर पाई जाती है। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो प्रोटिस्टा, ये जो हमारे जो प्रोटोजोआ वाले जितने भी हैं, वहाँ पर जितने भी आपको फ्लैजिलम यानी कशाब मिलेंगे, वहाँ पर 9+2 की अरेंजमेंट मिलेगी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में। मतलब उसमें आपको 11 ही फाइबर मिलेंगे,
लेकिन अगर बैक्टीरिया में जाओ, बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में, मोनेरा फाइलम में आते थे किंगडम, हमने 5 किंगडम 5 किंगडम्स की पढ़ी थी, तो मोनेरा किस में आते थे, बैक्टीरिया में आते थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये हमने 5 किंगडम किए थे और इसको दिया किसने था, व्हाइटेकर ने। तो वो कहता है कि वहाँ पर क्या है कि क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिंगल सेंट्रल कवर पाई जाती है, वहाँ पर आपको सिंगल एक ही कवरिंग मिलती है, राइट। अब इसके साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य की बात कर ले, तो कहता है जीव द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म में एक्टो और एंडोप्लाज्म 2 पार्ट में आप साइटोप्लाज्म जो उसका कोशिका द्रव्य 2 भागों में बांट सकते हो, अनेक संरचनाएं मिलती हैं। और आपको पता सारी की सारी जो चीज़ें वो एंडोप्लाज्म में, क्योंकि एक्टोप्लाज्म तो किनारे वाला है। अब बात करते हैं केंद्र की, मिडिल पार्ट में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, प्रेजेंट होगा, प्लस का मतलब प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसमें केंद्र की झिल्ली मिलती है। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जहाँ पर कैरियोसोम या एंडोसोम पाया जाएगा। इतनी सी बात है। तो उसके आगे बात करते हैं क्रोमेटोफोर। हमने क्या देख लिया कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास, साइटोप्लाज्म में हमें तो साइटोप्लाज्म 2 टाइप का है, एक तो हमारा एक्टोसाइटोप्लाज्म और एंडोसाइटोप्लाज्म। जो एक्टो है वो बाहर की तरफ है, एंडो अंदर की तरफ है, और एंडो में ही सारा कुछ मिलेगा। जो एंडोसाइटोप्लाज्म है उसी में जो अंतः कोशिका द्रव्य है उसमें सारा का सारा जितनी भी चीज़ें वहीं पड़ी हैं, न्यूक्लियस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्रोमेटोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बोलता है ये छड़ की तरह होता है, बने थे ना ऐसे ऐसे, आपने देखे थे पूरे बॉडी के अंदर, आप देख रहे थे इस तरीके से आकृति के बने हुए थे, कोई ऐसे बने हुए थे ऐसे। अब इनकी स्टडी कर रहे हैं, तो कहते हैं ये छड़ की तरह होते हैं। जैसे आपकी छड़ होती है, मिडिल पार्ट इसका थोड़ा पतला होता है, नैरो होता है, सकरा होता है, जैसे हम कहते हैं पायरिनोफोर। और ये इसकी जो कवरिंग होती है वो पायरिनोइड नाम से होती है। पायरिनोइड की 2 और सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर यानी पैरामाइलम होती है। इसे हम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है यहाँ पर। और ये लाइट अगर नहीं है तो पिगमेंट भी नहीं होगा, और अगर लाइट है तो पिगमेंट भी होगा। कहने का मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट, अगर लाइट अंधेरा है तो ये गायब हो जाएंगे, और अगर लाइट वापस आ गए तो ये वापस आ जाएंगे, ठीक। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट बीच में से थोड़ा संकरा होता है, ठीक, और संकरा वाले हिस्से को कहते हैं पायरिनोफोर। पायरिनोफोर के बाहर पैरामाइलम लगा होता है, ये पैरामाइलम है, दिख रहा है आपको। पैरामाइलम के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पायरिनोइड। तो ये क्रोमेटोफोर का स्ट्रक्चर है। कई बार पूछा, सिर्फ कई बार इसका एग्जाम में 1.5 नंबर आपका डायग्राम ही आएगा कि क्रोमेटोफोर का डायग्राम बनाइए या क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाइए। तो क्लोरोप्लास्ट ये बीच में क्या है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बीच का हिस्सा कैसा है, पायरिनोफोर पतला है, उसके बाहर क्या है, पायरिनोइड की लेयरिंग है, और उसके बाहर क्या है, पैरामाइलम। उसके बाहर क्या, पैरा। एक्चुअल में ये जो पैरामाइलम ये क्या होता है, यहाँ पे संचित भोज्य पदार्थ को रख सकता है। देखते हैं आगे क्या है, क्या पैरामाइलम क्या है, पॉलीसैकेराइड लाइक द स्टार्च इन फॉर्मूला। कहते हैं ये पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, और ये स्टार्च का ही इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है, एक संचित भोज्य पदार्थ है। समझा की बात। और यहाँ पर क्या है, जो आयोडीन है वो एब्सेंट रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके हम पोषण की बात करें तो कि यूग्लिना अपना पोषण कैसे करता है। ये ऑटोट्रॉफिक एनिमल होता है, अपने यानी कि अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और इस प्रकार की विधि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और जिसके ऐसे जीव जिनके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक एनिमल होते हैं, तो उनके अंदर इस टाइप की जो मेथड होता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन यानी मृतोजीवी पोषण भी पाया जाता है, मतलब कि ये सड़े गले चीज़ों को भी खा सकता है। कब, जब लाइट ही नहीं है। अब जब लाइट ही, तभी तो भूख तो लगेगी। अगर ये काफ़ी समुद्र के अंदर चला गया जहाँ पानी लाइट नहीं पहुँच रही, प्रकाश नहीं पहुँच रहा, तभी करेगा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक मतलब मृतोपजीवी पोषण, यानी कि जो मृत सड़ी गली चीज़ें पड़ी हैं उनको खा जाएगा। पर ये कब करेगा ऐसा, जब लाइट नहीं है। उसके बाद करते हैं क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना। यूग्लिना के मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस के ऑल अराउंड पतली सी वही के समान एक लंबे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटो, ये भी हमने पढ़े कि क्रोमेटोफर मिलते हैं हमें। और ये जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा, ए और बी, है ना। और कैरोटीन बी यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट तारे के समान व्यवस्थित होते हैं। इसमें मिडिल पार्ट में इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो पतला होता है, जिसे पायरिनोफोर कह रहे थे, अभी हमने बात की थी। और ये पायरिनोइड नामक प्रोटीन से घिरा रहता है, ठीक। इसमें जो बगल में जो लगे होते हैं वो कौन सी होती है, पायरिनोइड प्रोटीन होती है। पायरिनोइड के दोनों साइड पैरामाइलम अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर में लगा होता है। पैरामाइलम एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम
जो एक स्टार्च की तरह होता है, और अगर आप उसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन रिएक्ट करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर, CO2 और लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जो यूग्लिना है वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जितना जो पानी पड़ा है और जो CO2 है और जो लाइट आ रही है उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। द्वारा ये क्या करता है, अपने पोषक पदार्थों का संश्लेषण करता है। इस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलम में संश्लेषण करता है। तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करता रहेगा किसमें, पैरामाइलम में। तो आपसे पूछे कि यूग्लिना के अंदर कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर वो अपने फूड को स्टोर करके रखता है, तो आपने क्या बोलना, पैरामाइलम। क्या बोलोगे, पैरामाइलम। इतनी बात क्लियर आ गई। अब आगे बात करते हैं इसके लोकोमोशन की। ये अपना लोकोमोशन यानी अपना गमन कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है हर बार। दो प्रकार से गमन कर सकता है, और इसका जो फ्लैजिला है, कशाप है, वो मदद करता है इसके गमन में, लोकोमोशन में। तो पहला जो मूवमेंट है उसे कहते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फ्लैजुलर मूवमेंट यानी कशाबिक गमन। दूसरा है इसमें यूग्लिनाइड मूवमेंट। दूसरा क्या है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट। इसे यूग्लिनाब या मेटाबॉलिक गमन भी कहते हैं। मेटाबॉलिक मतलब जिसमें इसकी पूरी बॉडी हेल्प कर रही है। यहाँ तो सिर्फ फ्लैजिला हेल्प कर रहा है, तो उस वाले गमन को या चाल को क्या बोलोगे, कशाबिक गमन यानी कि फ्लैजुलर मूवमेंट। और दूसरे पूरी यूग्लिना खुद काम कर रहा है तो उसे कहते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है कि ये इस दिशा में जा रहा है, दिख रहा है ना आपको, इसकी जो डायरेक्शन है जाने की वो इस दिशा में है। तो उसको ये कैसे कर रहा है, देखो, मतलब एक्चुअल में ये ऐसे चल रहा है, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है सर्पिलाकार। समझ आ रही बात, इस तरीके से इसकी मूवमेंट है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये इस तरीके से रोल रोल करता हुआ घूमता हुआ जा रहा है। अब कैसे जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखो, ये यूग्लिना है, इसने पहले इसको बीट किया है ना, बीट करते हुए ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे घूम रहा है और आगे बढ़ता चल रहा है। तो ये कौन सा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है सक्सेसिव स्टेज। मतलब हर एक स्टेज को शो किया गया है कि कैसे फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, कैसे फ्लैजिला बीट करता है, चाबुक की तरह चलता है और यूग्लिना को आगे आगे घुमाता जाता है और चाल आती चलती जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखते हैं इसकी डिटेल। ये दूसरा है यूग्लिनाइड, सक्सेसिव स्टेज इन द यूग्लिनाइड मूवमेंट। ये जो जिसमें ये पूरी बॉडी चलती है। जैसे कि इसमें चलना कैसे होता है, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आपने जोक देखी कि जोक की भी यही चाल होती है, ये ऐसे चल रहा है, मतलब कि पहले आगे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। समझ आ रही बात। तो इसमें क्या है कि ये इसकी पहली पोजीशन है। अब ये धीरे धीरे अपने आप को छोटा कर रहा है, और छोटा किया, और छोटा किया, फिर ये लंबा हो गया। कहने का मतलब है कि ये, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जैसे इसकी लंबाई है, जैसे माना कि ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेगा, माना ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना एक नेचुरल लंबाई है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो इस वाले हिस्से को धीरे धीरे सिकोड़ेगा, पीछे की तरफ लाएगा, तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। माना ये साइज़ हो गया फाइनल, मतलब इसने अपने साइज़ को छोटा कर दिया। ये दिख रहा है ना, ये वाला साइज़ छोटा कर दिया, इतने पे आ गया। उसके बाद अब ये जो अपनी मूवमेंट करेगा, किस डायरेक्शन को करेगा, आपको पता है ये इधर को चल रहा है, इस साइड को जा रहा है। तो ये फिर इसको अपने आगे की तरफ मूव करेगा, बड़ा बढ़ाते हैं, फिर धीरे से बड़ा हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, बड़ा हो गया लास्ट वाले हिस्से में। तो इसे कहते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट। समझा की बात। मतलब पहले पहले क्या करेगा, अपने शरीर को धीरे धीरे छोटा करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। मतलब कि इसने जाना किस साइड को है, अगर मैं बताऊँ, ये इस साइड को जाना चाहता है, तो इसके लिए ये अपनी बॉडी को छोटा कर रहा है, ये धीरे धीरे इसको सिकोड़ रहा है। ये देखो लास्ट में ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब ये इसी हिस्से को फिर आगे चलाएगा इधर को। तो अब देखो ये फिर इसकी लेंथ लंबी होगी। तो ये पहले यहाँ तक आ गया था, अभी इसको उसने आगे बढ़ा दिया, है ना। तो जोक की तरह चल रहा है, ये सिकुड़ रहा है और आगे चल रहा है, सिकुड़ रहा है फिर आगे हो रहा है, सिकुड़ के आगे हो रहा है, सिकुड़ के आगे हो रहा है। इस तरीके से इसकी चाल है। आगे देखते हैं। अब इसकी जो ये जो फ्लैजुलर मूवमेंट हमने देखी कि फ्लैजिला की हेल्प से, पहला देखा हमने फ्लैजिला की हेल्प से, दूसरा देखा हमने कि वो यूग्लिनाइड मूवमेंट कर रहा है। तो जो फ्लैजुलर मूवमेंट है उसके लिए कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं। तो कहते हैं फ्लैजुलर स्ट्रक्चर में सिलिया लाइक होते हैं। जो फ्लैजिला का जो संरचना है वो बिल्कुल सेम सिलिया की तरह होता है। मतलब जो कशाब है आपके, वो कैसे होते हैं, सिलिया की तरह होते हैं दिखने में।
फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सेंट्रल एक्सोनीमा का बना होता है, यहाँ पर क्या है जो सेंट्रल है वो एक्सोनीम का बना होता है सिलिया के अंदर। चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म की कवरिंग मिलती है। एक्सोनीमा का मतलब जिसमें एटीपी लगे, ऊर्जा लगे जिसे चलाने में, उसे कहते हैं। ये आवरण कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में अटैच होता है। फ्लैजेला का सेंट्रल एक्सोनीम कठोर लेकिन लचीला और स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का होता है। इसमें 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल फाइबर होते हैं, तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद सेंट्रल फाइबर एक सामान्य आवरण द्वारा ढके होते हैं और फाइबर सिंगल होते हैं। पेरिफेरल फाइबर डबल और पेयर्ड होते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई थी। कंप्लीट फ्लैजेला पेरिफेरल फाइबर कौन से, जो किनारे वाले, अभी हमने बात की थी कि हम बात क्या कर रहे हैं, ये वाले हैं। एक तो सेंटर में 2, बाकी जो 9 है वो किनारे पे है। ये बात की है। तो उसने क्या बोला कि फ्लैजेला का सेंट्रल एक्सोनीम कठोर होता है लेकिन लचीला, ये बीच वाले की बात कर रहा है, और स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। इनमें 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल होते हैं, 2 सेंट्रल और बाकी 9 पेरिफेरल है। सेंट्रल फाइबर एक सामान्य आवरण द्वारा कवर होता है, ये कवरिंग लगी होती है इसकी। और ये फाइबर कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। जो पेरिफेरल फाइबर है, जो साइड वाले जो फाइबर हैं, वो कैसे होते हैं, डबल होते हैं एक तो, और यानी कि जोड़ीदार होते हैं, और कंप्लीट फ्लैजेला को प्रोटोप्लाज्मिक कवरिंग द्वारा कॉन्ट्रैक्टाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो पेरिफेरल फाइबर है वो डबल होते हैं, जोड़ीदार होते हैं। कंप्लीट फ्लैजेला की प्रोटोप्लाज्मिक कवरिंग पर कॉन्ट्रैक्टाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम मेस्टिगोनीम कहते हैं। मतलब कि अगर आप बात करो कि जो हमारा फ्लैजेला है उसके ऊपर आपको छोटे 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 हेयर लाइक ऐसे मिलते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, मेस्टिगोनीम कहते हैं। फ्लैजेला की डेवलपमेंट जीवद्रव्य में प्रेजेंट ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है। और फ्लैजेला कहाँ से अवतरित होता है, कहाँ से उसका निर्माण होता है, ब्लीफेर, जो छोटी सी गांठ थी ना, 2 ब्लैक डॉट्स होते हैं, वहाँ से ब्लीफेरोप्लास्ट से ही उत्पन्न होते हैं, जो स्वयं तारकाय से उत्पन्न होते हैं। ये साइटोस्टोम यूग्लिना के माउथ से बाहर निकलता है, सिंपल सी बात है। यूग्लिना रिजर्वायर या फ्लैजिला सैक के बेस पर उपस्थित ब्लीफेरोप्लास्ट द्वारा होता है। इतनी बात क्लियर होगी। और फ्लैजिला की हेल्प से ये लगभग 3 मिलीमीटर पर मिनट गति करते हैं ना, मतलब 1 मिनट के अंदर ये 3 मिलीमीटर तक आगे चल सकते हैं। तो अलग अलग 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया। पहला जो है बुश्चिली का मत क्या था, ये गमन करते वक्त समकोण बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, वाटर के सरफेस में प्रेशर डालते हैं। प्रेशर के कारण 2 टाइप के जो बल हैं वो उत्पन्न होते हैं, एक बॉडी को मुख्य अक्ष के पैरेलल, और दूसरा जो होता है वो समकोण बनाकर पैरेलल फोर्स की हेल्प से यूग्लिना को आगे धकेल लेता है। एवं समकोण पर कार्य करने वाले बल के कारण यूग्लिना अपने अक्ष पर घूमता है। मतलब एक सर्पिलाकार भी तो हो रहा है वो धीरे धीरे, जैसे हमने बात की थी। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी डायरेक्शन है चलने की यूग्लिना की, तो यूग्लिना अपनी जगह घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, इस तरीके से है ना, ऐसे भी हो रहा है। मतलब वो अपनी जगह पे घूम भी रहा है और आगे आगे मूवमेंट, तो 2 बल उसमें काम कर रहे हैं। उसने कहा कि 2 टाइप के फोर्स हैं, जो एक तो है वो मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो ये जो मुख्य अक्ष है हमारा उसके पैरेलल चलना, मतलब उसके आगे साथ साथ ही तो चल रहा है आगे की तरफ वो वाला, और दूसरा है समकोण, जो पैरेलल फोर्स की हेल्प से यूग्लिना आगे बढ़ता है, एक जो उसे आगे चला रहा है। ठीक। दूसरा है ग्रे का मत। 1928 में बताया कि यूग्लिना के ड्यूरिंग लोकोमोशन के टाइम, जब वो चलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कंटिन्यू वेव चलती है, ये 2 फोर्स उत्पन्न करती है। एक फोर्स यूग्लिना को गति में आगे की तरफ धकेलती है, दूसरी उसे अक्ष पर वृत्ताकार घुमाती है। तो इसने क्या बोला कि बात वही है, बस अपने तरीके से बोल रहा है कि 2 फोर्स लगते हैं, एक तो से 2 जो फोर्स हो रहे हैं उसमें एक तो उसको आगे धकेल रहा है और दूसरे उसे अपने ही अक्ष पर घुमा रहा है, जैसे अर्थ ऐसे अपने ही अर्थ, एक ही बात को बोल रहा है, वो भी उसको समर्थन कर रहा है। दूसरा है, तीसरा साइंटिस्ट है ओहेला और क्रिशमैन ने। इसने क्या बोला, क्रिजमैन, KRIJSMAN, क्रिजमैन ने क्या बोला, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला बॉडी के दोनों साइड चाबुक के समान गति करते हैं। तो उसने कहा जब जैसे जैसे बॉडी आगे मूवमेंट करती है तो उसमें जो फ्लैजेला है वो बॉडी की दोनों साइड चाबुक की तरह चलते हैं, और या पैडल स्ट्रोक लगाते हैं, है ना, इसे कहते हैं पैडल स्ट्रोक। जो उसका चाबुक है, जो उसका फ्लैजेला है वो चाबुक की तरह चलता है, और उसे कहते हैं पैडल स्ट्रोक। कहते हैं ईच पैडल स्ट्रोक के 2 भागों में डिवाइड, हम उस पैडल स्ट्रोक को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। एक है इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। तो फ्लैजेला सीधा एवं कठोर होकर आगे से पीछे की तरफ वाटर पर आघात करता हुआ पानी को पीछे की तरफ धकेलता जाता है। दूसरे में क्या होता है, ड्यूरिंग दी कंडीशन फ्लैजेला शिथिल हो जाता है, लचीला हो जाता है, और जल में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता हुआ पुनः अग्र दिशा में लाया जाता है, ताकि पुनः इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए रेडी हो जाए। अब इसमें क्या रहा है कि हमारे पास, कहने का मतलब कि हमारे पास फ्लैजेला है, ठीक है, ये फ्लैजेला की फर्स्ट पोजीशन है, फिर फ्लैजेला दूसरी पोजीशन पर आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, तो यह धीरे धीरे पीछे को जा रहा है, 4
5 और 6। तो ये वाला जो पहला वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसे कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। इसे क्या बोलेंगे, इस पूरे काम को बोलेंगे इफेक्टिव। मतलब पहले फ्लैजिला एक पोजीशन पर आया, फिर दूसरी पर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अब उसे वापस फ्लैजिला को अपनी वापस वाली पोजीशन में लाना है। जब वो पीछे जाता है ना तो वो कड़क होकर जाता है। तो कड़क होकर, जैसे आप अपने हाथ को पानी में चलाओगे, मैं अपने हाथ को कड़क रखूँ और पानी में चलाऊँ तो मैं आगे की तरफ मूव, मेरी बॉडी आगे चली जाएगी, हाथ मेरे पीछे चला जाएगा। अब मैंने हाथ को वापस आगे लाना, जैसे हम पानी में तैरते हैं, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ को मैं लचीला लेके आऊँगा आगे की तरफ, लचीला, ताकि वो पानी पर ज़्यादा प्रेशर ना डाले। तो वैसे ही वापस लेके आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर वाली। तो जो पीछे वाला जो ये, इसे बोलेंगे रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो पहला हो गया इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा हो गया रिकवरी स्ट्रोक। आगे देखते हैं। अब जो दूसरा जो जिसमें बॉडी मूवमेंट करती है उसके लिए भी क्या बोला गया, उसे कहते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट या मेटाबॉली। हमने डायग्राम में भी देख लिया था, उसे कहते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट या मेटाबॉली। इसका दूसरा नाम क्या है, मेटाबॉली। ये जो चाल है उसकी, उसको कहते हैं मेटाबॉली। मेटाबॉली कब बोलते हैं, जब वो अपने शरीर की हेल्प से चले। पहले तो चल रहा था कशाब की हेल्प, अपने फ्लैजिलम की हेल्प से, अब चल रहा है वो अपनी बॉडी की हेल्प से। तो कहता है कि जो पेलिकल है बहुत सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, और यूग्लिन अपनी बॉडी की जो शेप है, आकृति, उसे चेंज करता रहता है। और कैसे मूवमेंट करता है, रिंगलर, रेंगलिंग मूवमेंट, अपनी बॉडी से अपनी मतलब रेंग रेंग के, है ना, जैसे जोंक चलती है। इसमें क्या होता है, एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। जैसे ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहाँ होता है, जैसे आपने अगर आपने कभी पढ़ा होगा अपनी फिजियोलॉजी, जब भोजन खाते हैं तो भोजन जो वो हमारे गले से नीचे उतर जाता है। अगर मैं आदमी को उल्टा भी लटका दूँ तो भी अगर वो मुंह में खाना डालेगा तो उसके पेट में जाएगा, वो ये नहीं कि उसके मुंह में रहेगा। तो वो क्यों, क्योंकि उसकी जो फूड पाइप है, भोजन नली है, वो भोजन को धीरे धीरे आगे खिसकाती है। उसमें जो चाल चलती है ना, वो भोजन को जो आगे खिसका रही है, वो होती है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो वैसे ये करता है। इस प्रकार की गति बॉडी की इंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक चलती है। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि यूग्लिना का शेप कैसा, ऐसा है, ये यूग्लिना है। तो यूग्लिना की बॉडी धीरे धीरे इस साइड को ऐसे से नीचे की तरफ सिकुड़ती जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था। तो कहता है कि इसमें क्या होता है, बॉडी इंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक चलती है ना। जो गति है, जो चाल है, वो कहाँ से, इंटीरियर, ये इंटीरियर एंड है, अग्र सिरा है, ये पश्च सिरा है, तो अग्र सिरे से पश्च सिरे की तरफ चलती है। फर्स्ट इंटीरियर एंड स्मॉल एंड वाइड, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो सॉरी आगे वाला हिस्सा इंटीरियर एंड जो है, वो अग्र सिरा है, वो छोटा हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद मिडल, और फिर पोस्टीरियर, फिर धीरे धीरे बीच वाला पार्ट छोटा होगा, फिर लास्ट वाला, राइट। उसके बाद जिससे कारण आगे खिसक जाता है। इस टाइप की गति के लिए पेलिकल पर उपस्थित मायोनीम्स जिम्मेवार होते हैं। तो जो हमारी जो उसकी पेलिकल है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे, ये जो इसकी बॉडी है ना, इसके ऊपर भी छोटे छोटे मायोनीम्स लगे होते हैं। तो वो उसकी बॉडी को चलाने में हेल्पफुल होते हैं। तो मायोन्यूम में होने से कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ये गति हो पाती है। आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं मिलती। बॉडी सरफेस से ये अपने इंपॉर्टेंट जितने भी जो गैसीय पदार्थ है उनका आदान प्रदान कर लेता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 वाटर से ले लेता है। वाटर की कार्बन का अयोग भी कर सकता है, एग्जाम्पल है। तो जो वाटर की जो कार्बन है उसे ये अयोग्य मतलब नकार भी सकता है। जैसे यूग्लिना ट्राइपेट्रिस और यूग्लिना ग्रेसिलिस, ये जो जातियाँ हैं, ये विदाउट CO2 भी फलती फूलती है। मतलब इनको ये पानी वाली CO2 नहीं यूज़ करती। और गैसीय आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, जो आपका विसरण विधि के द्वारा, यानी डायरेक्ट ये जो हमारा डिस्पर्सल अपनी बॉडी से ही आदान प्रदान कर लेते हैं। उसके बाद उत्सर्जन कैसे करते हैं, बाय द बॉडी वॉल। उसके लिए भी ये बॉडी वॉल के द्वारा ही ये कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल, कुछ संकुचन धानियाँ हैं, वो सीधी मेम्ब्रेन से आके जुड़ेंगी और चीज़ों को बाहर निकाल देंगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लैंगिक जनन करता है, ठीक। तो लैंगिक जनन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन या पामेला स्टेज। इसमें दो तरीके से हो सकता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब अब ये दो फाड़ हो रहा है, तो ये लंबवत हो सकता है। और एक करता है मल्टीपल फिशन, जिसमें ये बहुत सारे रूपों में बहुत सारे रूप बना लेता है, जिसे कहते हैं पामेला स्टेज। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था एग्जाम में, पूछता है कि पामेला स्टेज कहाँ बनती है। तो आपने बोला है कि यूग्लिना जब अलैंगिक जनन करता है तब पामेला स्टेज बनाता है। और पामेला स्टेज क्या होता है, जिसमें ये मल्टीपल फिशन करता है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये यूग्लिना है, अब यूग्लिना ये सिंगल एक यूग्लिना है, एक यहाँ पर इसमें दो यूग्लिना में अब कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें कर क्या रहा है ये, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर हर चीज़ को डबल कर लेगा, अपने न्यूक्लियस को भी, अपने गर्दन को भी। ये जो इसकी साइटोफैरिंग्स है, देखो दो बन रही है, तो यह दो फ्लैजिला बन गए।
दो मुंह बन गए, फिर बाद में दो इंटीरियर एंड बन गए, इसके दो न्यूक्लियस बन गए, और बीच में फिर ये खांच बढ़ती जाएगी और लास्ट में यहाँ से ये अलग हो जाएंगे। तो एक यूक्लिना यहाँ चला गया, एक यूक्लिना यहाँ चला गया। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फरो, क्या बोलते हैं, लंबवत खांच कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरे आ गई पामिला स्टेज। तो पामिला स्टेज में क्या होगा, पामिला स्टेज में क्या होगा कि इसमें आपके पास एक यूग्लिना जिसकी चारों तरफ से कवरिंग बन जाएगी, जिलेटिनस कवरिंग, चिपचिपी एक कवरिंग बन जाएगी, उसमें भी ये 1 से 2 बनाएगा, डॉटर यूग्लिना बनेगी, और इस तरीके से ये बहुत सारी एक जिलेटिनस कवरिंग के अंदर बहुत सारी डॉटर यूग्लिना बन गई। इसे कहते हैं पामिला स्टेज। क्या बोलते हैं, पामिला स्टेज। समझा की बात। तो ये कैसी होती है, चिपचिपी, ये लिखा हुआ ना मैंने, म्यूसिजिलेशनस। म्यूसिजिलेशनस मतलब चिपचिपी एक कवरिंग बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियस, और एक के अंदर 2-2 बनी हुई है, दिख रही है आपको। एक से ये इस तरीके से बना सकते हैं, तो इसे कहते हैं पामिला स्टेज। तो आज हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसको आप अच्छे से एक एक पॉइंट को, एक एक बातों को नोट करके लिखें, और थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसर्न करें।